Good morning, friends. In continuation of chapter number 6, molecular basis of inheritance, today we are going to take another important topic, that is DNA packaging. So first of all, we will discuss about what is the importance of DNA packaging. What is the importance of DNA packaging? So this is the reason given. DNA packaging is important because the DNA is very long. DNA is very long in order to fit the DNA into the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस पे कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो डीएनए की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, इट नीड्स टू बी पैकेजिंग प्रॉपरली. उसको प्रॉपरली पैकेज करना पड़ेगा, पैक्ड करना पड़ेगा, ताकि वो उस न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से सेट हो जाए. ठीक है, सो बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए पैकेजिंग आवर सेल विल मैनेज द डीएनए इनटू द न्यूक्लियस प्रॉपरली. ठीक है, तो चलिए और इसके आगे हम बढ़ते हैं. ये एक स्ट्रक्चर यहाँ जो दिया हुआ है, हम देखें, ये हमारे इसमें फ्रंट पेज पर भी हमने डिस्कस, ये मतलब हमारा डायग्राम दिया हुआ है. इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ऑक्टोमर ऑफ कोर हिस्टोन्स, H2A, H2B, H for histone, H2A, H2B, H3 and H4, each one into 2. ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे. each one into 2 का मतलब ऑक्टोमर यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन का जो यूनिट होते हैं, जैसे ये यहाँ पर जो दिए हुए हैं, जैसे H2A, H2B, H3 एंड H4. ठीक है, इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि H2 की H2A की 2 यूनिट होगी, H2B की भी 2 यूनिट होगी, H3 की भी 2 यूनिट होगी और H4 की भी 2 यूनिट होगी. इस तरीके से ये ऑक्टोमर यूनिट होगा. यहाँ पर जैसे इसको H2A मान लें तो H2A, उसके पीछे एक और H2A. ठीक है, इसको H2B मान लें तो उसके पीछे एक और H2B. ठीक है, फिर इसको H3 मान लें तो उसके पीछे एक और H3. ठीक है, इसको H4 मान लें तो इसके पीछे एक और H4. और इसको ध्यान रखिएगा, ये हिस्टोन H1 है, H1 जो कि ऑक्टोमर यूनिट में शामिल नहीं होता है. ठीक है, इस H1 के साथ जो डीएनए लगा हुआ होता है, इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं. अभी आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अभी ये स्ट्रक्चर बना है H2A, H2B, H3, H4 ऑक्टोमर यूनिट प्लस DNA. How many nucleotides? About 146 to 147. इतना न्यूक्लियोटाइड, 147 nucleotide of DNA with these octomer unit. This octomer unit is called as न्यूक्लियोसोम. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं. मीन्स ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दिखाई दे रहा है आपके इस फ्रंट पेज पर, यहीं पर, ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है. मैनी टाइम ये डायग्राम पूछा गया है, ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको लेबल करना होता है. इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा गया. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. यूँ कहें कि दिस इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम की सबसे छोटी यूनिट. जब क्रोमोसोम पैकिंग होता है तो सबसे पहला स्ट्रक्चर यही बनता है. ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे. इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन से, ये हिस्टोन प्रोटीन है H2A और उसके साथ एक और H2A, H2B, उसके साथ एक और H2B, फिर H3, इसके साथ एक और H3, रिपीटिंग यूनिट, 2 यूनिट होगी, और ये H4. ठीक है, इसके साथ में जो डीएनए यहाँ पर कॉइल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डीएनए कॉइल्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके कितने बेस पेयर होते हैं? 146 to 147. तो इस ऑक्टोमर यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्लस 146 बेस पेयर of DNA is called as nucleosome, and this is the first unit of
वी कैन से स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम की स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। तो और इसके बाद में जो ये H1 है ये हिस्टोन प्रोटीन ही है, ठीक है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये जो DNA प्लस ये हमारा H1 प्रोटीन जो है, ठीक है, ये DNA इसको हम लिंकर DNA कहेंगे, यानी कि अब ये जो DNA है ये किसी दूसरे सोलेनाइड को आपस में कनेक्ट करेगा। यहाँ पर कोई दूसरा सोलेनाइड आएगा और वो इस सोलेनाइड से, पहले वाले सोलेनाइड से कनेक्ट हो जाएगा। तो सच DNA present in between two nucleosome with H1 protein is called as linker DNA, and linker DNA will have approximate 50 base pair of DNA। कितने बेस पेयर होते हैं? 50 बेस पेयर। तो ये एक बहुत यूँ कह लीजिए कि जब इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी एक बहुत अच्छे से जो उसका बेस है वो बेस हमने यहीं पर इसको समझ लिया है। आगे चलते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम DNA पैकेजिंग की जो डिफरेंट स्टेप्स होती हैं उनके बारे में बात करें। देयर आर फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ DNA पैकेजिंग। DNA पैकेजिंग के ये ऑर्डर हो सकते हैं। कौन कौन से ऑर्डर होंगे ये देखिए। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ DNA पैकेजिंग इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। 146 बेस पेयर ऑफ DNA coiled over the octamer unit of histone protein to form nucleosome। तो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब हमारी बुक में और कई सारी जगह पर ये बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं बताना उचित समझता हूँ क्योंकि डायरेक्टली हम क्रोमेटिन पर चले जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कि इंटरमीडिएट स्टेज भी होती है। न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन के बीच के इंटरमीडिएट स्टेज भी होती है, उसको हम सोलेनाइड कहते हैं। द सेकेंड ऑर्डर ऑफ DNA पैकेजिंग इज़ फॉर्मेशन ऑफ सोलेनाइड। अब सोलेनाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा एक न्यूक्लियोसोम था, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, और ये लिंकर DNA और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ठीक है। फिर ये लिंकर DNA और ये हमारा तीसरा न्यूक्लियोसोम, ठीक है। लिंकर DNA के साथ में यहाँ H1 प्रोटीन भी होगा, यहाँ पर भी H1 प्रोटीन होगा, फिर आगे इधर H1 प्रोटीन होगा, ठीक है। ये 50 बेस पेयर जो है वो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो है वो लिंकर DNA H1 प्रोटीन है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोसोम से किस तरीके से सोलेनाइड का फॉर्मेशन होता है, तो आप देखें कि जैसे ये पहला हमारा न्यूक्लियोसोम है, ये पहला न्यूक्लियोसोम है, ये वर्टिकल रहेगा और दूसरा न्यूक्लियोसोम जो है ये इसके ऊपर आके, जो पड़ोस वाला है ये इसके ऊपर आके ऐसे ऊपर आके हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। अब ये लिंकर DNA है वो यहाँ इस जगह आ जाएगा, दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा वाला है, ये तीसरा वाला है ना, ये तीसरा वाला इसके जैसे ये तीसरा वाला जो बचा हुआ है वो तीसरा वाला इस तरीके से ये भी वर्टिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 नियर बाय न्यूक्लियोसोम्स अटैच्ड विथ ईच अदर इन अ सच मैनर इन विच the upper and lower nucleosomes are vertically and the middle nucleosome arranged as transversely horizontally, ठीक है। ऐसा वो अरेंजमेंट उनका हो जाएगा। तो अब ये बन गया आपका सोलेनाइड। ये क्या बन गया? सोलेनाइड। और इसी तरीके से फिर जो अगले 3 नियर बाय, ये तो पूरी चेन बनी हुई है, इस तरीके की पूरी चेन बन जाएगी, पूरा DNA पहले न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चेन में जो अगले 3 जो होंगे, अगले 3 न्यूक्लियोसोम्स होंगे वो फिर इस तरीके से एक वर्टिकली नीचे वाला, बीच वाला ट्रांसवर्सली और अगले वाला फिर वर्टिकली, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। फिर यहाँ इनके बीच में लिंकर DNA होगा। लिंकर DNA यहाँ पर भी है इनके बीच में और इन दोनों के बीच में भी लिंकर DNA, दोनों सोलेनाइड के बीच में भी है। तो इस तरीके से पहले जो DNA था वो हिस्टोन के ऑक्टोमर यूनिट के साथ में कॉइल्ड होकर न्यूक्लियोसोम बना, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम जो 3 नियर बाय न्यूक्लियोसोम्स थे वो इस तरीके से 3 नियर बाय, देन 3 नेक्स्ट नियर बाय, देन 3 नेक्स्ट, ये सब आपस में इस तरीके से कॉइल करके इन्होंने क्या बनाया? सोलेनाइड बनाया, ठीक है। क्या बनाया? सोलेनाइड बनाया। तो अब जब सोलेनाइड का फॉर्मेशन हो गया
है ना, पूरा के पूरा जो, अब देखिए कुल मिला के आप इसको कैसे समझ सकते हैं, आप एक धागा लीजिएगा और कुछ चौक के टुकड़े ले लीजिए बिल्कुल सिमिलर साइज़ के। पहले धागे की लेंथ को आप मेज़र कर लीजिए, फिर उस धागे को उन चौक के टुकड़ों पे कॉइल करते जाइए, एक के बाद एक, फिर थोड़ा सा आगे, फिर एक के बाद एक, फिर अब उस धागे की लेंथ नापिए आप, तो अब क्या हो जाएगा, धागा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो सिंपल धागा था वो DNA, फिर आपने चौक के ऊपर उसको लपेट लिया, तो अब वो क्या हो गया, अब वो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब 3 नियर बाय चौक जो हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी आप धागा लपेट चुके हैं, उनको फिर एक बार आपस में कॉइल करिए, 3-3 का झुंड बनाइए, तो अब ये बन गया सोलेनॉइड। अब फिर धागे की लेंथ नापिए आप, मतलब साइज नापिए, फिर वो छोटा हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब हम देख रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जब न्यूक्लियोसोम से फिर सोलेनॉइड बनता है, तो ये कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। अब क्या होगा, क्रोमेटिन में क्या होता है, क्रोमेटिन में क्या होता है कि जो हमारे 6 सोलेनॉइड है, मान लिया जाए कि ये सोलेनॉइड था, है ना, सोलेनॉइड में सिंपल 0 बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पर 3 न्यूक्लियोसोम है, इन 3 न्यूक्लियोसोम से एक सोलेनॉइड बना, फिर ये अगला सोलेनॉइड बना, फिर ये अगला सोलेनॉइड बना, 3 न्यूक्लियोसोम, 3 को 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इस तरीके से, है ना, फिर ये अगला सोलेनॉइड बना। ठीक है, फिर ये अगला सोलेनॉइड बना। इस तरीके से पूरा के पूरा जो DNA था वो पहले न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट हुआ, और न्यूक्लियोसोम जो है वो 3 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ के एक एक सोलेनॉइड बनाते हुए पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने। ठीक है, अब ये सोलेनॉइड जो है ना, ये जब क्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है, जब क्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, इसकी कॉइलिंग होती है, इसकी कॉइलिंग होती है ऐसे इसकी कॉइलिंग होती है, एक सोलेनॉइड, दूसरा सोलेनॉइड, तीसरा सोलेनॉइड, चौथा, पांचवा, छठा, ये ऐसा, और फिर अगली, इस तरीके से इसकी कॉइलिंग बनती जाएगी, और एक कॉइल में आपको 6 सोलेनॉइड मिलेंगे। इसका जो एक कॉइल बनेगा उसमें आपने उस एक सर्कल में कितने सोलेनॉइड मिलेंगे, 6 सोलेनॉइड मिलेंगे, और नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज क्रोमेटिन। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। अब इसी तरीके के 2 क्रोमेटिन जब आपस में एक बार सुपर कॉइल्ड हो जाएंगे, एक क्रोमेटिन ये और दूसरा क्रोमेटिन, और मान लिया जाए कि ऐसा क्रोमेटिन है, ये एक क्रोमेटिन है, ठीक है, और ये एक क्रोमेटिन और एक क्रोमेटिन के साथ में कॉइल हो जाता है इस तरीके से, ये पूरा क्रोमेटिन यहाँ पर, दूसरा क्रोमेटिन यहाँ, ये दोनों की कॉइलिंग हो जाती है, तो अब ये बन जाएगा क्रोमेटिड। क्या बन जाएगा, ये क्रोमेटिड। और ये क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड अब एक सेंट्रोमियर, मान लिया जाए यहाँ सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर के साथ जुड़ के एक दूसरा क्रोमेटिड और यहाँ जुड़ जाता है, तो अब ये बन जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, तो बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले डीएनए के साथ में ऑक्टोमर यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, उससे बना न्यूक्लियोसोम से बना सोलेनॉइड की कॉइलिंग हुई, एक कॉइल के अंदर 6 सोलेनॉइड आए तो बन गया क्रोमेटिन, और जब सिमिलर स्ट्रक्चर 2 क्रोमेटिन आपस में कॉइल्ड हो गए तो बन गया क्रोमेटिड, और जब 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि ये सेंट्रोमियर है और ये एक क्रोमेटिड यहाँ और दूसरा क्रोमेटिड यहाँ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, तो वैसे हमारी एनसीईआरटी में इसके साइज़ के बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया हुआ है कि भाई क्रोमेटिन की साइज़ क्या है, क्रोमेटिड की साइज़ क्या है, फिर भी मैं आगे वाले स्लाइड में आपको इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो ये स्टेप्स जरूर समझिएगा। सबसे पहले इनको आप याद रखिएगा कि सबसे पहले डीएनए प्लस ऑक्टोमर यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इक्वल्स टू न्यूक्लियोसोम। ठीक है, 3 नियर बाय न्यूक्लियोसोम्स कॉइल्ड टू फॉर्म नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सोलेनॉइड कॉइल्ड, है ना, सोलेनॉइड में कॉइलिंग होगी, और देयर विल बी 6 सोलेनॉइड इन ईच कॉइल टू फॉर्म अ क्रोमेटिन, 2 सिमिलर क्रोमेटिन्स जॉइंट विथ मतलब कॉइल्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म क्रोमेटिड्स, एंड 2 क्रोमेटिड्स बॉइंड विथ अ सेंट्रोमियर टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक, तो ये बहुत बेसिक बात है, इसमें कोई ज़्यादा, काफ़ी पहले भी आप लोग समय समय पे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये खास बात है यहाँ पर, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो डीएनए पैकेजिंग हो रही है, इसमें ये जो मैंने यहाँ पर येलो कलर में जो कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं,
इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये तीसरी खास बात है। पहली खास बात तो ये कि वो हम ऑक्टोमर यूनिट मतलब हमने न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया। फिर हमने क्या स्टेप्स होती हैं, न्यूक्लियोसोम से सोलेनाइड, सोलेनाइड से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड से क्रोमोसोम्स, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अब ये खास बात है कि जब वापस वहाँ फ्लैशबैक स्टोरी में चलते हैं अपन कि वो सोलेनाइड बना कैसे, भाई कि हाउ DNA एंड वी कैन से ऑक्टोमर यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स क्वाइल्ड विथ ईच अदर, मतलब वो जॉइंट कैसे हुई। तो सिंपल सी चार्ज वाली बात है। ऑल यूकैरियोट्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दैट कंटेन्स DNA, सब में DNA होता है। DNA इज अ नेगेटिवली चार्ज, DNA कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज कॉम्पैक्टली पैक्ड इनसाइड द क्रोमेटिन, ठीक है, अराउंड अ बॉल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स नॉन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स की जो ऑक्टोमर यूनिट थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी और DNA हमारा नेगेटिवली चार्ज था, इसलिए इन दोनों के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हुआ और अब DNA जो था वो क्वाइल्ड हो गया ऑक्टोमर यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन पर। ये भी बहुत खास बात है, याद रखिएगा, इसको नोट करिएगा, लिखिएगा। मैंने अभी कहा कि ये भी खास बात है, ये भी खास नहीं, ये ही खास बात है। अगर ये नहीं होता तो अभी हम न्यूक्लियोसोम मॉडल यानी कि DNA पैकेजिंग नहीं पढ़ रहे होते, है ना। अगर इन दोनों के बीच में ये अपोजिट चार्ज नहीं होता तो ये क्वाइलिंग शुरू नहीं होती, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता, न्यूक्लियोसोम नहीं बनता तो सोलेनाइड नहीं बनता, सोलेनाइड नहीं बनता तो क्रोमेटिन नहीं बनता, क्रोमेटिन नहीं बनता तो क्रोमेटिड नहीं बनता, तो क्रोमोसोम भी नहीं बनता, ठीक है। तो DNA पैकेजिंग, भाई प्रोकैरियोटिक सेल में DNA पैकेजिंग इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर ये हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है वहाँ पर ये हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है। तो जब नहीं होता है तो वहाँ DNA पैकेजिंग नहीं होती। थोड़ा अलग तरीके से होता है, लेकिन जिस तरीके से यूकैरियोटिक सेल में DNA पैकेजिंग होता है बिल्कुल परफेक्टली, ऐसा वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बार और स्लाइड में उन्हीं स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। द ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज रैप्ड विथ DNA हेलिक्स गिविंग राइज टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सबसे पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम बनेगा, सबसे पहले न्यूक्लियोसोम बनेगा, हाँ ओके, और सॉरी, ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियोसोम बनेगा और न्यूक्लियोसोम के बाद में सोलेनाइड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा सोलेनाइड का, द 3 नियर बाय न्यूक्लियोसोम्स अटैच्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ सोलेनाइड। बिल्कुल सही बात है। द सोलेनाइड्स आर फर्दर क्वाइल्ड विथ विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। बिल्कुल हमने इसके बारे में बात की थी कि जो 6 सोलेनाइड्स हैं वो एक क्वाइल में आ जाएंगे और इस तरीके से क्वाइल रिपीटिंग क्वाइल बनती जाएगी तो वो क्रोमेटिन बन जाएगा। क्रोमेटिन फाइबर्स आर स्टेन्ड, जब इनको हम स्टेनिंग करते हैं, है ना, फ्यूल जीन से स्टेन करते हैं जनरली DNA को, है ना, एसिटोकार्मीन से करते हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर्स आर स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वेयर न्यूक्लियोसोम्स आर बीड्स लाइक, है ना। आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे कि एक धागा है जिसमें मोतियों को पिरोया गया है। तो ये जो मोती हैं, ये मोती क्या है, न्यूक्लियोसोम्स हैं, ठीक है। और जो धागा है वो एक पूरा क्रोमेटिन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कई बार लोग इसको न्यूक्लियोसोम को एक जीन भी मानते हैं, कई बार ऐसा कहा गया है कि वो जीन है। दिस क्रोमेटिन फाइबर्स आर कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है। तो जब DNA का सेपरेशन होता है, तो जब अब हम G1, S और G2 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये क्रोमेटिन, देन S में वो DNA के फॉर्म में आएगा। उसके बाद में धीरे धीरे उसमें क्वाइलिंग होना शुरू होती है, यानी कि न्यूक्लियोसोम, देन सोलेनाइड, देन क्रोमेटिन, देन क्रोमेटिड। जब प्रोफेज मेटाफेज तक जाते हैं तो वो क्रोमेटिड बन जाता है ना। और उसके बाद क्रोमोसोम्स अपीयर होने लग जाते हैं, मैंने प्रोफेज के एंड में ही शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में जब मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में जाते हैं तो वो क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम यानी कि जो DNA होता है उसको प्रॉपर सेपरेशन माइटोसिस में या मियोसिस में जब प्रॉपर सेपरेशन के लिए भी DNA पैकेजिंग मतलब ज़रूरी है। भाई DNA पैकेजिंग नहीं होगा तो माइटोसिस से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन डॉटर सेल्स कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस DNA हैज़ टू बी चेंज इनटू क्रोमोसोम, ठीक है, उसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो ये भी स्टेप्स हैं, आप इसको लिखते जाइएगा। ये भी मतलब हम काफ़ी कुछ पिछले स्लाइड में देख चुके हैं, कुछ नया यहाँ पर और आपको मिल रहा है तो उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब मैं फाइनली इस टॉपिक को एंड करूँगा। डायग्राम आपके सामने जो मैंने तो डायग्राम अपने एक्सप्लेन कर ही दिया है, एक डायग्राम मुझे मिला है, वो डायग्राम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। तो ये हमारा डीएनए, ठीक है, और इस डीएनए ने इस ऑक्टोमर यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, ऑक्टोमर यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के साथ में कॉइल कर लिया। चूँकि ये ऑक्टोमर यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जो थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी, हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज था, यहाँ पर इसकी कॉइलिंग हो गई। और इस डीएनए में आप ये जो पूरा सर्कल जितना जितना इस ऑक्टोमर यूनिट के ऊपर लिपटा हुआ है, ये 146 बेस पेयर हो सकते हैं, 146 या 147 मुझे पढ़ने को मिला था। ये लगभग इतने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे डीएनए के, ठीक है, इतने इतने बेस पेयर हैं, और वो यहाँ इसमें कॉइल हो गया। उसके बाद में ये इधर जो डीएनए निकल रहा है, इधर डीएनए निकल रहा है, इनके साथ में यहाँ पर H1 प्रोटीन होगा, और ये जो डीएनए है ये लिंकर डीएनए है, और इस लिंकर डीएनए में हो गए ओनली 50 बेस पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोसोम बना, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना, ये पांचवा बना, ये छठा बना। इस तरीके से पूरा जो डीएनए है वो न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम के बाद में यह सोलेनाइड वाला स्ट्रक्चर, मैंने आपको कहा था कि जो 3 नियर बाय न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, 3 नियर बाय न्यूक्लियोसोम्स हैं, कौन से, ये मान लिया जाए कि ये 3 नियर बाय न्यूक्लियोसोम है, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये आपस में एक बीच वाला हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे और बनाएंगे एक सोलेनाइड। क्या बनाएंगे? एक सोलेनाइड। तो ये सोलेनाइड बन जाएगा, फिर अगले जो 3 होंगे वो फिर सोलेनाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से लगातार ये पूरी जो चेन थी, ये जो पूरी चेन थी किसकी, न्यूक्लियोसोम की, वो पूरी की पूरी चेन जो है वो अब सोलेनाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये सोलेनाइड जो हैं, ये देखिए आपके 1 सोलेनाइड, 2 सोलेनाइड, 3 सोलेनाइड, 4 5 एंड 6 सोलेनाइड। तो जो सोलेनाइड थे वो इस तरीके से कॉइल का फॉर्मेशन करने लगे, और जब ये इस तरीके की कॉइल बन जाएगी, ये एक कॉइल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं सोलेनाइड की कॉइल है, ठीक है। जब ये कॉइल बन जाएगी तो ये अब क्रोमेटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोमेटीन बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्रोमेटीन्स, अब देखिए जैसे कि ये क्रोमेटिड आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 सिमिलर टाइप के क्रोमेटिन आपस में कॉइल्ड हो गए हैं, तो ये एक क्रोमेटिड बन गया, ठीक है। ये क्रोमेटिड बन गया, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, इसमें जैसे 2 क्रोमेटिड यहाँ दिख रहे हैं, 2 क्रोमेटिड यहाँ दिख रहे हैं, तो ऐसा जनरली ये डुप्लीकेशन के बाद होता है, जब माइटोसिस मियोसिस से मात्र, तो हम उसमें नॉर्मली वो ये सिर्फ इतना है, इसी को आप क्रोमोसोम कह सकते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है ये यहाँ सेंट्रोमियर, यहाँ पर सेंट्रोमियर, और ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड। इस एक क्रोमेटिड के अंदर 2 क्रोमेटिन हैं। आप एक जैसे 2 क्रोमेटिन आपस में कॉइल्ड हो गए तो ये क्रोमेटिड बन गया, ये दूसरा क्रोमेटिड बन गया, और सेंट्रोमियर के साथ में यहाँ जुड़ने से अब ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात ऐसी लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पूछें कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। जिस तरीके से आप लगातार पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे करते रहिए, बने रहिए। और जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ हों, उन डिफ़िकल्टीज़ को लगातार पूछते रहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मन में बिल्कुल भी, क्योंकि इस बार अभी तक तो हमारी क्लासेस नहीं हो पाई है। जब भी पता नहीं कब तक हम स्कूल रीओपन कर पाएंगे, कब तक सारी परिस्थितियां सामान्य होगी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। तो इसी तरीके से हमें अभी फ़िलहाल तो यही तरीका है जिससे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।